क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन और एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं कि कैपेसिटेंस होता क्या है। देखिए, अगर कोई मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक, और इस पे कोई चार्ज मान लीजिए है, ठीक, आपका इसके ऊपर में कोई चार्ज है Q। अगर ये Q चार्ज है और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस अगर भी है, ठीक, तो इस केस में क्या ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक, इफ it is a conductor having charge Q and टॉपिक का नाम है आपका कैपेसिटेंस, याद रखिएगा। It is a conductor having charge Q and having charge capital Q and potential difference V, potential difference V। अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी रहता है तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर आप Q का वैल्यू बढ़ाइएगा तो V का वैल्यू बढ़ेगा और Q का वैल्यू अगर डिक्रीज कीजिएगा तो V का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q जो है पोटेंशियल डिफरेंस की क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। दैट इंप्लाइज दैट इफ यू टेक ए कांस्टेंट फॉर इक्वेटिंग बोथ ऑफ देम, अगर दोनों को इक्वेट करने के लिए हम एक कांस्टेंट लाए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, हियर सी वी टेक सी, हियर सी इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सी क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज आल्सो नोन एज कैपेसिटेंस। इट इज आल्सो नोन एज कैपेसिटेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो ये चीज हो गया। सो यहाँ पे क्या हो गया मेरा? C बराबर क्या हो गया? Q बराबर V। ये मेरा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप पूछे आपसे कि कैपेसिटेंस का SI यूनिट क्या होता है तो आप लोग बोल सकते हैं कूलम पर वोल्ट। क्या बोल सकते हैं? कूलम पर वोल्ट। तो ये इसका SI यूनिट होता है। किसका? कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट कूलम पर वोल्ट होता है। चलिए, ये हो गया। अगला इसी में एक टर्म है एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। इस चीज को हम लोग को अब समझना है कि किसी भी कंडक्टर के द्वारा कितना एनर्जी स्टोर्ड किया जाता है, ये चीज समझना है। देखिए, तो नेक्स्ट टर्म क्या है? एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड बाय कंडक्टर का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, इस पे चार्ज क्या है? प्लस Q है, प्लस Q है, ठीक, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया। इसमें क्या किया गया? हमने एक अपने तरफ से dq चार्ज को ऐड कर दिए। क्या किया? dq चार्ज को ऐड कर दिए। तो इसमें अगर dq चार्ज को ऐड कर दिए तो डेफिनेटली रूप से क्या होगा? इसकी कैपेसिटेंस में इंक्रीमेंट होगा। वो जो कैपेसिटेंस में इंक्रीमेंट होगा वो कैसे होगा? वो जो कैपेसिटेंस में इंक्रीजिंग हुआ यहाँ पे वो कैसे हुआ? तो डेफिनेटली रूप से कुछ ना कुछ जो वर्क किया गया होगा। ये जो मैंने चार्ज dq को इसमें मिलाया तो इस चार्ज को अपने कंडक्टर में इन्वॉल्व करने में कुछ ना कुछ वर्क डन किया गया होगा। तो वो जो वर्क डन किया गया वो एलिमेंट्री वर्क डन हो गया। अगर इसमें हम टोटली मान लीजिए फर्दर हमने टोटल चार्ज q मिला दिया, डाला, तो टोटल कितना वर्क डन किया जाएगा वो मेरा हो जाता है एनर्जी स्टोर्ड बाय कंडक्टर। ठीक, चलिए, तो यहां पे सबसे पहले लिखते हैं लेट अस कंसीडर ए बॉडी हैविंग कैपेसिटेंस C एट एनी इंस्टेंट। किसी भी टाइम क्या है वो आपका कैपेसिटेंस C है। तो इस केस में आप यहां से बोल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल जो होगा, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि जैसे उसमें चार्ज हम लोग बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा और आपका यहाँ पर कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। तो यहाँ कह सकते हैं एट एनी इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल जो होगा वो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू Q बाय C। ये आपका आ जाएगा। इन ऑर्डर टू develop a small charge
प्लस क्यू। अगर हमने इसमें एक स्मॉल चार्ज प्लस क्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, तो इस केस में एलिमेंट्री वर्क डन dw जो हो जाएगा वो क्या होगा, आप लोग को दिख रही है। सो वर्क डन, एलिमेंट्री वर्क डन फॉर एडिंग दिस चार्ज इन द कंडक्टर, एलिमेंट्री वर्क डन बराबर जो होगा, वर्क बराबर क्या होता है, W बराबर वी क्यू। तो V आपका हो गया इंटू क्यू आपका क्या हो गया, एलिमेंट्री डी क्यू। तो इस केस में dw बराबर आ गया V इंटू डी क्यू। चलिए तो ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा मिटा लिया हम लोग। अब देखिए अगर मुझे मिला है एलिमेंट्री वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू डी क्यू, सो इन आफ्टर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड dw इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, टोटल वर्क डन, यहां पे हो जाएगा V इंटू डी क्यू। यहां इससे पहले आप लिख लीजिएगा इफ वी एड टोटली प्लस क्यू चार्ज, अगर हमने टोटली प्लस क्यू चार्ज ऐड कर दिया तो V इंटू डी क्यू आ जाएगा। और यहाँ पे Q बराबर कहां से कहां चले जाएगा, Q बराबर जो होगा वो कहां से चले जाएगा, जीरो से कैपिटल Q हो जाएगा। ये जीरो से कैपिटल Q क्यों होगा, जीरो से कैपिटल Q इसलिए हो गया क्योंकि आपका टोटल चार्ज स्टार्टिंग में हमने जीरो माना, फिर हमने इसको बोला क्या, टोटल Q मान लेंगे। अब देखिए अगर आपने यहाँ पे V इंटू डी क्यू हो गया, तो अब यहाँ पे जो V है इसका वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं तो Q बराबर जीरो से Q तक तो जाएगा ही, और V बराबर आपका क्या होगा, ऑलरेडी हमने बताया था कि V बराबर क्या होता है, Q बाय C। इससे पहले जो ऊपर में लिखे हुए थे Q बाय C होता है, तो यहाँ पे V बराबर Q बाय C लिख सकते हैं। तो Q बाय C डी क्यू, अगर यहाँ से 1 बाय C बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर Q का डी क्यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2, और ये कहां से कहां, जीरो से Q, अगर इसमें Q पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2 और जीरो तो जीरो, सो ये क्या आ जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बाय C। तो ये आपका हो गया टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय कंडक्टर। ये हो गया 1/, अगर उसका चार्ज कैपिटल Q है तो ये आ गया 1/2 Q C स्क्वायर C। अब क्या हुआ, ये आपका हो गया एनर्जी, ये जो एनर्जी होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर्ड रहता है। तो यहां पे हो गया कि आपका W बराबर आ गया 1/2 Q स्क्वायर C। अब इसी से और भी एक दो एक्सप्रेशन आता है, उसको थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि एग्जाम में ये तो फॉर्मूला पूछ देता है लेकिन बच्चे को मालूम नहीं रहता कि इसमें पूछा क्या है। ठीक, देखिएगा हमने फाइनल जो एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया है 1/2 Q स्क्वायर C, क्या ऑब्टेन किया है 1/2 टोटल वर्क डन जो हो गया, ये मेरा एनर्जी की तरह हुआ 1/2 इंटू Q स्क्वायर C। इसको आप लिख सकते हो 1/2 इंटू QC इंटू C लिख सकते हैं। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि V बराबर होता है Q बाय C, तो यहां से क्या बोल सकते हैं आप लोग, देखिएगा ध्यान से Q बराबर बोल सकते हैं VC। अगर आप Q की जगह पर VC रख देते हैं, देखिएगा यहाँ पे अगर इस Q की जगह पर VC रख देते हैं, यहाँ पे मुझे नहीं मिला है ना 1/2 Q स्क्वायर C बाय 2। अगर आप भी ये Q की जगह, जैसे कि हमने बताया था क्या, Q बराबर जो होता है CV होता है, बताया था ना। अब Q बराबर जो होता है आपका CV होता है, तो यहाँ पे अगर मैं इसमें CV रख दूं Q की जगह पे CV, तो आप लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये जो आपका 1/2 Q स्क्वायर C, सॉरी लगता है कहीं पे हमने गलती भी किया है, ओ Q स्क्वायर बाय C ना है, नीचे में Q स्क्वायर C था ना, बहुत से ऊपर रखा गया, Q स्क्वायर बाय C हो गया। अब यहाँ पे 1/2 इंटू Q का वैल्यू मेरा क्या है C स्क्वायर C इंटू V, तो अगर Q की जगह पर C इंटू V रख दिया तो क्या आ गया C स्क्वायर V स्क्वायर बाय C, C कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एक और टर्म मिल गया 1/2 C V स्क्वायर। तो एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला ये हो गया, इस दोनों फार्मूला को आप लोग याद रखेंगे। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पे C का वैल्यू ये आ गया ना 1/CV, अच्छा एक और टर्म इसमें करेगा, अगर 1/2 इंटू CV इंटू V लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे CV जो है क्या जानते हैं Q इंटू V होता है, तो एक फॉर्मूला हो गया ये, एक फॉर्मूला हो गया ये, एक फॉर्मूला हो गया 1/QV 1/2 इंटू Q इंटू V, एक फॉर्मूला ये हो गया, और एक फॉर्मूला आपको, तो टोटली ना करके ये 3 फॉर्मूले जो है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक, क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को ना कोई भी वर्क डन दे देता है कि टोटल कितना वर्क होगा बाय कैपेसिटेंस, जो आपका कंडक्टर है अगर उसका टोटल चार्ज Q है तो कितना चार्ज, सॉरी टोटल कितना एनर्जी स्टोर करके रखेगा, तो उसका फॉर्मूला इसमें से कोई भी ला सकता है। तो अगर आप पहला याद रखेंगे 1/2 Q स्क्वायर बाय C, तो अदरवाइज सारा आपको याद रहेगा 1/2 CV स्क्वायर 1/2 इंटू QV, क्योंकि आप जानते हैं Q बराबर CV होता है, इसके हेल्प से आप अदर सारा फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए
अगला आपका फॉर्मूला आता है, वो है टॉपिक आता है शेयरिंग ऑफ चार्जेज बिटवीन टू कंडक्टर। क्या करना है? शेयरिंग ऑफ चार्जेज बिटवीन टू कंडक्टर। देखिएगा, मान लिया कि अगला टॉपिक है शेयरिंग ऑफ चार्जेज बिटवीन टू कंडक्टर। अगर मान लिया कि मेरा ये कोई सरफेस है, इसका कंडक्टर ये आपका कैपेसिटेंस C1 है, इसका टोटल चार्ज Q1 है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, और दूसरा कंडक्टर ये है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इस टोटल चार्ज Q2 है और इसका V2 है। ठीक, अब क्या हुआ कि दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया। दोनों को क्या किया गया? एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया। तो ऑटोमेटिक है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर। तो इस केस में जब एक दूसरे से ट्रांसफर होगा तो उस केस में क्या होगा कि टोटली रूप से अगर सोचेंगे ना तो एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन लिख लीजिएगा, देखिएगा here we take two capacitance C1 and C2 are charged to potential difference at V1 and V2। दो पोटेंशियल V1 और V2 से चार्ज है। Hence अगर मैं कहूंगा टोटल चार्ज तो Q1 बराबर C1 V1 एंड Q2 बराबर C2 V2 आराम से आप लोग बोल सकते हैं। अगर ये दो बात आप लोग समझ गए तो आप लिखेंगे आफ्टर ज्वाइनिंग, नीचे में आप लोग को दिख रही है, आफ्टर ज्वाइनिंग ए कंडक्टिंग वायर। अगर मैं एक कंडक्टर वायर से दोनों को ज्वाइन कर देंगे देन क्या होगा? आप लोग फटाफट पर इसको लिख लेंगे। आफ्टर ज्वाइनिंग ए कंडक्टिंग वायर, इसको मिटा ले। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखते रहिएगा। आफ्टर ज्वाइनिंग ए कंडक्टिंग वायर you will get some free electrons that will be transferred from one way to another way या another way to one way। मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ या दूसरे तरफ से पहले की तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा ड्यू टू कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिक वायर। ये जो आपका कंडक्टिंग वायर है इसको कनेक्ट करने की वजह से। तो इस केस में क्या होगा? सो बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा कि पहले में जो आपका Q1 था प्लस Q2 था, फिर बाद में जो आएगा मान लिया वो आपका Q1 डैश हो गया, आपका Q2 डैश हो गया, लेकिन टोटल चार्ज तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? C1 V1 प्लस यहाँ पे क्या कहेंगे? C2 V2। बट यहाँ पे क्या होगा कि ये C1 इंटू V होगा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा C2 इंटू V। ठीक, दैट इंप्लाइज दैट यहाँ से अगर V कॉमन लेंगे तो और V कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा? C1 प्लस C2, और उसको लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पे जो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस होगा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 आ जाएगा। ये हो गया आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो काफी इजी है यहाँ पे इसको प्रूफ करना। ठीक, अब इसी में एक और टर्म आता है कि एनर्जी सेट इनिशियल। ये चीज समझ गए आप लोग? चलिए अगर ये चीज आप लोग लिख लिए तो इसी में एक और टर्म आ गया। ये क्या हो गया? कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन टू कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड विथ अ मेटालिक वायर या कंडक्टिंग वायर। इन दैट केस कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। या आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि आपका C1 Q1 हो गया, C1 V1 हो गया Q1 प्लस C2 V2 Q2 प्लस डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं एनर्जी की बात करूंगा तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं क्या? सिमिलरली आप एनर्जी की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अगर मेरा पहला जो एनर्जी था U1 वो क्या होगा? 1/2CV1 स्क्वायर एनर्जी ऑप्शन किए थे, और C1 V1 स्क्वायर, और U2 जो होगा वो आपका लिखिएगा इन केस ऑफ एनर्जी। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो, और U2 बराबर होगा C2 V2 स्क्वायर, और यहाँ पे अगर U1 डैश की बात करेंगे तो ये आपको 1/2CV स्क्वायर C1 V स्क्वायर, और U2 जो होगा आपको 1/2 U2 डैश जो होगा वो क्या होगा? 1/2 C2 V स्क्वायर। याद आएगी? ये मैंने दो केस में दोनों का वैल्यू निकाल लिया। बट यहाँ पे जो
एनर्जी जब ट्रांसफर होगा मतलब फ्रॉम वन वे टू अनदर जाएगा तो उस केस में कुछ एनर्जी का लॉस होगा। तो यहाँ पे लॉस ऑन एनर्जी अगर मैं निकालूंगा चेंज इन एनर्जी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे u1 प्लस u2 माइनस u1 डैश प्लस u2 डैश ये हो जाएगा चेंज इन एनर्जी। तो ये जो चेंज इन एनर्जी होता है इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मैं डायरेक्ट फाइनल एक्सप्रेशन लिख लूं। देखिएगा यहाँ पे स्पेस कम है इसमें ये सारा वैल्यू अगर आप पुट कर लेंगे ठीक, तो आप एक फाइनल एक्सप्रेशन ऑप्शन करेंगे जो कि आपका होगा, याद रखिएगा वो आपका होगा चेंज इन एनर्जी बराबर जो होगा 1/2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये आपका आ जाएगा, सॉरी ये C1 इंटू C2 है, प्लस लिखा गया। चलिए तो ये आपका चेंज इन लॉस इन एनर्जी होगा। तो ये जो लॉस इन एनर्जी है ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि आपका कैपेसिटेंस पॉजिटिव होता है और V1 V2 जो भी है आपका ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे एनर्जी जो क्या होगा वो लॉस होगा और वो पॉजिटिव होगा। चलिए अब एक और इसी में टर्म है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, उसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, थोड़ा सा हमने इस कैलकुलेशन छोड़ दिया। अब इसी में एक और टर्म है वो है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टर स्फेयर के शेप का है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। मान लीजिए कोई कंडक्टर स्फेयर के शेप का है, अब इसमें क्या है कि इसका टोटल चार्ज प्लस कैपिटल Q है और इसका यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस आपका R है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो यहां पे लिखेंगे इफ ए बॉडी इज चार्ज्ड टू हैव ए पोटेंशियल V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V के साथ वो चार्ज है, तो उस केस में अगर मैं कहूं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। ये आ जाएगा जैसा कि हमने वो पीछे की क्लास में ही पढ़े थे, बहुत पीछे हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं सिंस C बराबर क्या होता है, Q बाय V हो जाता है। C बराबर क्या होता है, Q बाय V। इसका में जब कैपेसिटेंस निकालना तो Q बाय V होता है, तो V का वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे तो Q को कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या देगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, इसमें इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो आप लोग याद रखेंगे कि C बराबर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये किसके लिए हो गया फॉर्मूला, ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग रेडियस R, then in that case you can say that capacitance बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर का। फिर इसी में एक एग्जांपल में आप लोग याद ही रखिएगा, आपका अर्थ का जो कैपेसिटेंस होता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ये जो होता है आपका 711 माइक्रो फैराड के बराबर होता है, माइक्रो फैराड का। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, कैपेसिटेंस का जैसे मैंने आपको ऐसा ही मात्रा क्या बताया, वहां पे C बराबर Q बाई V की हेल्प से बता देता, कूलम पर वोल्ट होता है, कूलम पर वोल्ट होता है, बट इसी को हम लोग फैराड के नाम से भी जानते हैं और कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट फैराड ही बोला जाता है ज्यादा करके। चलिए तो मुझे लगता है कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। अब जो आपका इसी में नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, वो चीज भी आप लोग को देखिएगा क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स का मतलब हुआ कि एक आपको स्फेरिकल बड़ा साइज का दे देंगे, कैपेसिटेंस उसका कैपेसिटेंस अलग रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा, एक दूसरा मैं अलग करके दे दूंगा और उसमें पूछूंगा आपसे कि ऐसे ऐसे कितने बनाए जा सकते हैं छोटे वाले ड्रॉप से। ठीक है देखिएगा, कुछ भी नहीं है, ये बच्चा का कैलकुलेशन है। अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोग को मैं मैथमेटिकली केवल लिख भी दूंगा, तो खास इस एग्जाम में आपको प्रूफ वगैरह करने के लिए पूछता नहीं है। आप लोग के टॉपिक में नेक्स्ट क्या एक मिनट देख लेते हैं थोड़ा सा, वही है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स दिया हुआ। ठीक, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स क्या रहेगा देखिए बताते हैं। अगर मान लीजिए ये आपका बड़ा वाला कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका कैपिटल रेडियस कैपिटल R है और इसका चार्ज जो है वो क्या है पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पे कोई मान लीजिए छोटा है, ठीक, इसका ये आपका यहाँ पे इसका टोटल चार्ज प्लस Q मान लीजिए, इसका प्लस B लीजिए, इसका ये R है ना, ये R, इसका तो यहाँ पे क्लियर है कि चार्ज का केवल डिफर होगा।
तो यहाँ पे इसका चार्ज जो है छोटे वाले पर इसका क्यू, टोटल पे सॉरी इस पे भी क्यू ही रहेगा, इसका भी चार्ज क्यू, इसका भी चार्ज क्यू, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज दोनों का क्या है सेम हो गया। अब क्या है कि हम लोगों को निकालना है कि यहाँ पे R और R में क्या रिलेशन रहेगा। तो सबसे पहला रिलेशन याद रखिएगा कि R बराबर n टू दी पावर 3, n बराबर मतलब होगा कि ऐसा ऐसा कितना मिलाकर के इतना होगा, समझ लीजिए ये बात। तो यहाँ पर रखिएगा n बराबर नंबर ऑफ ड्रॉप्स हो गया, ठीक, नंबर ऑफ मतलब छोटे छोटे, इस कितना होगा। तो R बराबर जो होगा ये होगा n/1/3 इंटू स्मॉल r, ठीक, ये पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक। पहला दूसरा इसी में एक और आ जाएगा, अगर कैपिटल V बराबर है यहाँ से पूछेगा तो उसी तरह से n का पावर 1/3 सॉरी 1/3 नहीं होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2/3 इंटू स्मॉल v। इजी होता है ऐसा फॉर्मूला प्रूफ करना, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देना पसंद करूंगा। फिर कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस जो होगा 1/3 n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस स्मॉल होगा, इसका कैपेसिटेंस कैपिटल भी होगा, ठीक। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका कैपिटल होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल मान लिया, ठीक, समझ गए। ये सब बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक। तो इस तरह से आपका जो हो गया ना, ये इसके रेडियस स्मॉलर वाले ड्रॉप्स और बड़े वाले जो ड्रॉप्स है इसके बीच में, अगर ये क्या मान लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल यू कंटेंट करता है और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल यू कंटेंट करता है, तो एनर्जी के बीच में आपका रिलेशन आता है कैपिटल यू बराबर n का पावर 5/3 इंटू स्मॉल। तो ये चार रिलेशन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि कितने ड्रॉप्स बनाए जा सकते हैं, और इससे न्यूमेरिकल से पूछते हैं आपका बड़ा वाला जो कैपेसिटेंस जिसका रहेगा कैपिटल सी, चार्ज दोनों का सेम रहता है, दोनों का चार्ज केवल सेम रहता है, अदरवाइज सारा चीज डिफरेंस होता है। तो आपका रेडियस दिया रहेगा, इसका एनर्जी दे सकता है, इसका कैपेसिटेंस दे सकता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दे सकता है, और यहाँ पे नंबर ऑफ ड्रॉप्स पूछेगा। तो ये सब केवल पावर का थोड़ा डिफरेंस है, 1/3 2/3 1/3 5/3, ठीक। तो ये R और C को 1/3 हो जाता है, V 2/3 हो जाता है, और U जो होता है 5/3 हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से आपका जो हो गया कैपेसिटर का कंप्लीट रूप से कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उसमें मैंने रूप से डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के बारे में, ठीक, कि कैपेसिटर क्या होता है, और काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर और इसका क्या यूजेज है, और इससे रिलेटेड भी कई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग ऑब्टेन करेंगे। तब तक के लिए फिर आज हम लोग यहीं पे क्लास ऑफ कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के बारे में। मतलब से ये फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए दोनों में से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू, या समटाइम्स आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल से भी पूछ दिया जाएगा। न्यूमेरिकल में क्या करेगा कि इसमें जैसे इससे रिलेटेड हो गया, इसमें कैपिटल आर दे देगा, इसमें स्मॉल आर दे देगा, कहेगा नंबर ऑफ ड्रॉप्स निकालो, या ऐसा भी कर सकता है कि इसमें नंबर ऑफ ड्रॉप दे देगा और छोटे वाले ड्रॉप्स का जो है आपका रेडियस दे देगा, कहेगा कैपिटल वाला जो बड़ा वाला ड्रॉप्स होगा उसका बताओ कि बड़ा वाला जो कैपेसिटेंस है उसका क्या होगा रेडियस, वो पूछ सकता है। छोटा वाला का आपको यहाँ पर दोनों का आपका पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा और कहेगा कि बताओ नंबर ऑफ ड्रॉप्स क्या होगा। इस तरह की कई भी यहाँ पे मैथमेटिकल लोग यूज करते हैं, कैपेसिटर कम यूज करते हैं, क्योंकि कैपेसिटर थोड़ा सा होता है कि एट द पॉइंट ऑफ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, लेकिन कंडेंसर जो होता है हम लोग लोकल लैंग्वेज में ज्यादा कंडेंसर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले कंडेंसर कितने तरह के होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, दैट मींस कैपेसिटर। तो लिखिएगा द कैपेसिटर्स आर मेनली 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स। तो मेनली जो होते हैं ना कैपेसिटर वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा होता है सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। तीसरा होता है आपका स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। तो ये 3 तरह के आपका कैपेसिटर होता है जिसके बारे में आपको यहां पे डिस्कस करना है। ठीक, ये 3 तरह के जो कैपेसिटर है इसमें से हम ईच ऑफ देम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग के एग्जाम में ये 5 नंबर में बराबर पूछा जाता है प्रूफ इसके बारे में, कि आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो मैथमेटिकल एक्सपेंशन है वो आप निकालिए, या आपको स्फेरिकल पूछ जाता है, कभी सिलेंड्रिकल पूछ जाता है, मैंने कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग को क्या करना कि हर चीज के बारे में मतलब तीनों केस के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल प्लेट कंडेंसर के बारे में डिस्कस करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द पैरेलल प्लेट कंडेंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस some easy point about which I have already discussed। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू
जो आपका सीट होता है, कंडक्टर का सीट जो होती है, अगर नियर द कंडक्टर हो, मैंने आपको लास्ट पॉइंट में लिखाया था, तो उसमें हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा बाय, आपको ये सिग्मा जो बताया, इसको बोला था कि मैंने इसको सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था। ये कब पढ़ाया था? जब वो आपका जो कंडक्टर हो ना, जो नॉन कंडक्टर पोर्शन हो, अगर वो नॉन कंडक्टर हो तो, और अगर काफी नियर हो, वो जो आपका पॉइंट है वो अगर काफी नियर हो, तो उस केस में हमने बताया था कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, वो काफी नियर रहता है, तो ये फॉर्मूला होता है। अगर ये थोड़ा सा दूर है तो आपका इस फॉर्मूला का आप लोग यूज कर सकते हैं। इसमें हम लोग बोलते हैं कि नियर द नन, ये होता है नॉन कंडक्टर के केस में, और ये आपको काफी नियर हो प्लेट के फॉर्म में, इस तरह से मैंने लास्ट एक्सप्रेशन पिछले क्लास में बताया था। अगर यहाँ पे ये जो है ना काफी नियर हो, इस प्लेट के काफी नियर, ये प्लेट है ना, ये इस प्लेट के काफी नियर हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे काफी नियर हो गया ना, अब एक यहाँ पे भी हो सकता है, काफी नियर जब होगी ना, तो उस केस में होते ना कि उसका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां पे मैंने बताया था कि सिग्मा रिप्रेजेंट, दो टर्म के बारे में मैंने डिस्कस किया था, एक आपको लैम्डा के बारे में डिस्कस किया था, एक सिग्मा के बारे में डिस्कस किया था। तो लैम्डा इज डिफाइंड एज लैम्डा को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी व्हिच इज सिंपली डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ whose SI unit will be coulomb per meter, while sigma represents surface charge density which is simply defined as charge per unit area. तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, दैट मींस कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हो गया आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो दोनों का ऐसा यूनिट भी याद रखेंगे और दोनों का ये फॉर्मूला भी याद रखिए, क्योंकि दोनों का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, और अच्छा खासा यूज होगा, क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूला में दोनों सिंबल का हम लोग यूज करेंगे। तो इसको अगर आपको इस चीज को आप याद करके रखेंगे ना, तो आपको बहुत फायदा मिलेगी। देखिए अब हम लोग चलते हैं, इसके टॉपिक का नाम हो गया पहला ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे रिलेटेड जो मेरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इस चीज को हमें ऑपरेट करना है। तो कैसे ऑपरेट करेंगे वो देखिए। तो बिल्कुल ही आपको टेंशन नहीं लेना है, एकदम इजी है, याद रखिएगा, कहीं भी इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, एकदम इजी है। बस मैंने जो आपको एक्सप्लेन करके बताया ना, उस चीज को आपको थोड़ा यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई सोर्स है, ये कलेक्टिंग सोर्स हो गया, कलेक्टिंग सोर्स, ये से आपका यहाँ पे कोई कंडक्टर है, ये क्या है ना, कोई कंडक्टर है, और ये किसी कलेक्टिंग सोर्स से क्या करता है, स्टोर करके रखता है चार्ज को। तो यहाँ पे मान लीजिए टोटल चार्ज आपका +Q है। अब यहाँ पे +Q है, तो यहाँ पे डेफिनेटली रूप से हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे चार्ज है। अब यहाँ पे क्या किया, तो इस चीज को हम लोग लिखते हैं, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए इफ द प्लेट सी, इस प्लेट को हम लोग सी मानते हैं, क्या मानते हैं, प्लेट सी लिखेंगे। इफ द प्लेट सी इज connected to the collecting source, is connected to the surface, लिखिए surface, connected to the surface +Q is developed, connected to the collecting source, लिखिए collecting source, कलेक्टिंग सरफेस होगा, सॉरी क्या लिखा जाता है, कलेक्टिंग सरफेस हो गया, क्या लिखे, सरफेस है ये। इफ द प्लेट सी इज कनेक्टेड टू द कलेक्टिंग सरफेस, अगर ये कलेक्टिंग सरफेस से कलेक्ट करते इसलिए कलेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, कनेक्टेड है, +Q इज डेवलप्ड, मतलब इससे चार्ज को कलेक्ट करके रखता है ये कंडक्टर, +Q, उसकी वजह से +Q इज चार्ज appears on the inner surface, on the inner surface +Q is charge appears on the, अच्छा सॉरी, ये तो +Q आपका डेवलप्ड हो गया ना, +Q is developed, +Q is developed due to इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, पूरा लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, चार्ज अपीयर्स ऑन द इनर सरफेस।
तो अगर इस पे टोटल चार्ज प्लस क्यू है, तो यहाँ पे अगर आपका कोई प्लेट रखा हुआ है पैरेलल प्लेट दूसरा, तो इसमें क्या होगा कि इसके इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देगा, किसके वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। फिर यहाँ पे क्या होगा, इसके इस नेगेटिव सरफेस वाले के अपोजिट सरफेस पे फिर सेम चार्ज डेवलप कर जाएगा, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया। फिर हमने क्या किया, इसको अर्थ कर दिया, इसको क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। अब क्या है कि यहां पे देखिए, इफ द प्लेट C is connected to the collecting surface plus Q is developed due to electrostatic induction, charge appears on the inner surface। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से क्या होगा कि चार्ज इसमें भी आपका यहां पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा इनर सरफेस। सो इनर सरफेस ऑफ द प्लेट D लिख लीजिए, प्लेट D। अब ये क्या है कि प्लेट D हो गया। अब ये इनर सरफेस होता है प्लेट D, और इसके अपोजिट सरफेस पे इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नेगेटिव चार्ज जिधर इस तरफ हुआ, फिर इसके इस तरफ इस डायरेक्शन में भी क्या होगा, अपोजिट पॉजिटिव चार्ज होगा वो डेवलप कर जाएगा। तो यहां पे लिखना है एंड प्लस क्यू चार्ज इज डेवलप्ड again on opposite प्लेट ऑफ B। ये जो प्लेट, ये प्लेट D प्लेट जो है अपोजिट प्लेट D, अपोजिट ऑफ प्लेट D, प्लेट D के अपोजिट डायरेक्शन में, इधर आपका लेफ्ट है इधर राइट में, मतलब नेगेटिव चार्ज के जस्ट अपोजिट में फिर ये चार्ज प्लस क्यू डेवलप हो जाएगा। एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इस केस में ये काफी, इस दोनों के बीच में अगर मान लीजिए स्मॉल d का डिस्टेंस है और ये एक दूसरे के काफी नियर है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये जस्ट लाइक प्लेट के तरह ही हो गया, तो प्लेट है तो यहाँ पे इसके यहाँ पे तो ये आपका मालूम है कि सिग्मा बराबर क्या होगा, E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर ये भी लिख लीजिए सिग्मा बराबर जो है आपका, सिग्मा बराबर ये क्या है, Q बाई A, वेयर Q इज चार्ज एंड A विल बी द एरिया, A आपका एरिया होगा। चलिए तो यहां तक आप समझ गए। हमने यहां तक क्या क्या कुछ भी नहीं किया कि जो दो पैरेलल प्लेट ले लिए, इस पे इसको कलेक्टिंग सरफेस से ऐड कर दिए, यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज डेवलप हुआ, फिर इसके वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इसके पैरेलल प्लेट के नियर द सरफेस क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अगेन इसके जस्ट अपोजिट में क्या हुआ कि सिमिलर चार्ज डेवलप कर गया, और इसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। और यहां तक हमने इसी बात को यहाँ पे लैंग्वेज में दे दिया। एज यू नो दैट इसका हमने इस पहले ही ब्रीफ इसलिए कर दिए क्योंकि इसका हम जब प्रूफ करेंगे ना तो आगे हम लोग इसको यूज करेंगे। चलिए तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर इस बात को आप समझे तो देखिएगा आगे बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है मैथ का। अब देखिए इसको मिटा ले, देखिएगा इसको मिटा लेते हैं ताकि आप समझ जाए। इसको अगर हम मिटा लिए तो देखिएगा ध्यान से, तो यहां पे क्या है कि ये प्लेट सी पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए Vc और ये प्लेट डी है, तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए Vd। तो यहां पे लिखेंगे देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट। तो यहां पे अगर मान लीजिए कि V रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट C एंड प्लेट D, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द गिवन प्लेट। इस दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? It means that work done is carrying a unit positive charge from plate D to plate C। यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा। तो अगर ये वर्क डन का मतलब ये हुआ ना कि अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, इसका डेफिनेशन हो गया किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। अब यहाँ पे प्लेट डी से प्लेट सी के बीच जो चार्ज लिया गया वो कैरी किया गया, वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन हो गया। तो V बराबर जो हो गया, आप कह सकते हैं कि आपका ये VC माइनस VD के बराबर हो गया। अगर ये VC माइनस VD के बराबर हो गया तो इस केस में क्या बोलेंगे कि आपका जो VC माइनस VD है, ये टोटल का टोटल VC माइनस VD है। आप VC माइनस VD को, ये आपका जस्ट लाइक क्या है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E क्रिएट होता है, ठीक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E क्रिएट होता है और यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पे मान लीजिए कि फोर्स F होता है और टोटल का चार्ज डिस्टेंस तो आपका दोनों प्लेट के बीच में डी दिया ही है,
इस बात को, इस सब उज्जवल सिंबल है, इस सबको बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं V बराबर होता है क्या, W बाई क्यू, वर्क डन डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी टोटल चार्ज। तो W बाई क्यू होता है, W बराबर क्या होता है, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, तो F इंटू डी हो गया, और उसके बाद आपका टोटल चार्ज Q हो गया। और यहाँ पर F अपॉन Q जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, E इंटू डी। F अपॉन Q क्या होता है, E अपॉन Q, मतलब E बराबर F अपॉन Q होता है, तो इसको लिख सकते हैं E इंटू डी। दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया आपका E इंटू डी, व्हिच इज इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हमने मान लिया। अगर आप यहां तक समझ गए V बराबर E इंटू डी, सो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि V बराबर सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट इनटू डी हो गया। ये कहां से आया V बराबर, तो आपको हमने बताया था क्या, आप यहाँ पर V बराबर E इंटू डी आया, और अभी अभी तुरंत हमने बताया सिंस सिग्मा बराबर जो होता है E अपॉन इप्सिलॉन नॉट होता है, अभी तुरंत आपको, हाँ तो मैंने यहाँ पे लिखा है E, सॉरी उल्टा लिखा गया, सो E बराबर सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अगर मैं E की जगह पे सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट इनटू डी, तो ये आपका आ गया V बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम अगर कहें तो सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट इनटू डी, वेयर डी इज द वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेट, एंड दोनों के प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये सिग्मा जो हो गया आपका, ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया, और इप्सिलॉन नॉट आप लोग जानते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये हो गया आपका इन केस ऑफ, ये तो आपका इप्सिलॉन नॉट होता है आपका, यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं कि ओनली एयर की बात करके चलते हैं, अगर कोई मीडियम आ जाएगा तो यहीं पे आपका इप्सिलॉन आर हम लोग यूज कर लेते हैं। चलिए तो ये आ गया। अब यहाँ पे इसी में थोड़ा सा इस चीज को मिटा लेते थोड़ा सा, ये मैंने डायरेक्ट लिखा क्योंकि E बराबर आप सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी हमने पहले ही यहाँ पे लिख दिया था कुछ देर पहले। अब देखिए हेंस अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालूं, हेंस द कैपेसिटेंस, अगर मैं कैपेसिटेंस यहाँ पे निकालने की बात करूं तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि C बराबर मेरा फॉर्मूला होता है Q इंटू V, Q इंटू V होता है। अब Q इंटू सॉरी Q बाय V क्या होता है, Q बाय V, क्योंकि Q बराबर क्या होता है B इंटू C, तो यहाँ पे V बराबर Q बाय C हो जाएगा, क्या लिखा है सॉरी, C बराबर क्या हो जाएगा Q बाय V हो जाएगा। अब यहाँ पे Q बाय V होगा तो Q तो Q ही है, और V का वैल्यू क्या है सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट इनटू डी, तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट इनटू डी, और ये आपका इप्सिलॉन नॉट अगर ऊपर जाएगी तो ये आपका टोटली क्या मिल जाएगा, इसको थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ, उधर स्पेस कम है, तो ये अगर इधर आ जाएगी तो ये आपका लिखा जाएगा Q इंटू इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू डी, ये आपका आ जाएगा। अब अगर ये आती है तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, Q इंटू इप्सिलॉन नॉट, Q इंटू इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू टू। अब यहाँ पे हमने अभी तुरंत आपको एक और फॉर्मूला पढ़ाया था कि E बराबर होता है सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट, ये आपको हमने पढ़ाया था, और साथ ही साथ आपको क्या बताए थे कि Q जो है ये Q बाय डी, ये Q बाय डी जो है, ध्यान से देखिएगा Q बाय डी, ये Q बाय डी क्या होता है, तो आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं कि आपका Q का जो वैल्यू है, ये Q का जो वैल्यू है, ये आपका तो यहाँ पे V का वैल्यू आपने लिखा है इतना, लेकिन ये Q का जो वैल्यू है यहां से अगर मैं बात करूं तो सिग्मा बराबर एक फॉर्मूला और मैंने आपको पढ़ाया था, वो क्या पढ़ाया था Q बाय A, सॉरी Q बाय A, हाँ Q बाय A पढ़ाया। तो अगर हम Q बाय A यहाँ पे जानते हैं, सिग्मा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पे सिग्मा रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर इसका डेफिनेशन होता है टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q बाय A होता है, तो यहाँ से Q बराबर सिग्मा इंटू A हो जाएगा। तो अगर हम इस Q के जगह पे सिग्मा इंटू A डालेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू A इंटू इप्सिलॉन नॉट, इसको मिटा ले डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू डी, तो सिग्मा इंटू टू सिग्मा सिग्मा कैंसिल, तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिल गया, A बाय डी इंटू इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटेंस बिटवीन द टू प्लेट। तो दोनों प्लेट अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उस केस में जो आपका कैपेसिटेंस जो होगी वहां पे A बाय डी इंटू इप्सिलॉन नॉट होगी, और A जो हो गया आपका एरिया हो गया, एरिया किसका हो गया, एरिया ऑफ द सरफेस, या प्लेट बोले आप प्लेट की चलेगा, ठीक। तो यहाँ पे ए हो गया, डी जो हो गया आपका, डी हो गया सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, यहाँ पे लिख लेंगे वेयर, आप लोग को दिख रही है। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल वाला पोर्शन हम मिटा ले यहाँ पे, और जो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है उसको लिख लेते हैं। हाँ तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे C बराबर A बाई डी इंटू इप्सिलॉन नॉट होगा, वेयर A is equal to area of the plate
एंड डी जो हो गया सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है वो हो गया। और ये जो दो प्लेट है ना, इस दोनों प्लेट के बीच का जो मीडियम हम लोग सपोज करके चलते हैं वो एयर करते हैं, समझ गए। तो अगर दो प्लेट है, दोनों पैरेलल सिचुएटेड है और उसके बीच का जो मीडियम है वो अगर आपका एयर हो, तो उस केस में कैपेसिटेंस जो होगी वो आपको A/D इंटू इप्सिलॉन नॉट होगी, वेयर A विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट, D विल बी द separation between the plate and epsilon naught will be the permittivity of the medium। तो यहां पे आ गया ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सपेंशन, इस बात को याद रखेंगे। अब अगला इसी में एक नेक्स्ट टर्म आता है, थोड़ा सा इसी में एक हल्का सा चेंज करते हैं इसी टॉपिक में, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when there lies a dielectric between the capacitor, a plate, a parallel plate capacitor, कैपेसिटर लिखिए या कंडेंसर बोलिए, कभी कभी कंडेंसर भी लिख देता है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कंडेंसर विथ ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन देम, तो उसके दोनों के बीच में अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक लिख लीजिए, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लेते हैं तो उसके इसमें क्या आएगा एक्सप्रेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार बार पूछता है ये क्वेश्चन। और थोड़ा सा लैंग्वेज है, ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ी सी भाषा उसको आप लोग समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम टू सेम हम लोग वही प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो मैंने पिछले में यहाँ पे जो लिखा है ना, सेम टू सेम हम लोग यहाँ पर भी वही अप्लाई करेंगे, थोड़ा भी चेंजिंग हम लोग नहीं करेंगे। देखिएगा क्या करते हैं। सबसे पहले वही चीज, कोई हम लोग सोर्स लेंगे, ठीक, उसके बाद एक मेरा प्लेट होगा जिसका मैंने नाम लिख लिया C, ये मेरा कोई प्लेट है मान लिया। अब अगर ये प्लेट है तो यहाँ पे डेफिनेटली रूप से ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन यहाँ पे हम लोग नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप करेगा, फिर इधर इस तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे इसको अर्थ कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अर्थ कर गया, अर्थ हो गया, अर्थ हो गया। अब यहाँ पे क्या कि इसमें फर्क, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने d मान लिया। फिर हम लोगों ने क्या किया कि इसके मिडिल में कोई डाइलेक्ट्रिक कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक रख ली, तो मान लिया कि मेरा कोई डाइलेक्ट्रिक ही है, और मैंने आपको पीछे ही बता दिया कि डाइलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ पे नॉन कंडक्टर हो जाता है, और जिस डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है वो स्मॉल टी है। ये जो डाइलेक्ट्रिक है ना, इस डाइलेक्ट्रिक जो है, इस डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस आपको क्या है, स्मॉल टी है। देन यू हैव टू गेट द मैथमेटिकल एक्सपेंशन या मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर इस केस में वो डिस्कस करना है। तो यहाँ पे इस डाइलेक्ट्रिक का जो आपका थिकनेस है वो क्या है, टी है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेयर A इज इक्वल टू हो गया सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट, सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट, D हो गया सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, जो जो इंफॉर्मेटिव वर्ड है वो लिख लेंगे। इसके बाद आपका आता है D के बाद T, वो हो गया थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिख सकते, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ही लिखे क्योंकि थोड़ा सा सॉलिड जैसा अच्छा लगता है स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब T हो गया। अब इसके बाद अगर आप लिखते हैं कि नेक्स्ट टर्म इप्सिलॉन R, तो ये आपका इप्सिलॉन R हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर एयर रहता तो वहां पे इप्सिलॉन नॉट चल जाती है, बट यहाँ पे एयर तो है नहीं, कोई ना कोई दूसरा मीडियम है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इप्सिलॉन R लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब। तो यहाँ पे जो इप्सिलॉन R है ये रिप्रेजेंट करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब। इस बात को अगर आप समझ गए तो अब हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक पे। सिमिलर में हम लोग लिखेंगे क्या, देखिएगा, लेट ए प्लेट C, एकदम बिल्कुल उसी लैंग्वेज में, लेट ए प्लेट C इज कनेक्टेड विथ कलेक्टिंग सोर्स, विथ कलेक्टिंग सोर्स, विथ कलेक्टिंग सोर्स। इस पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगी, मान लीजिए VC है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस VD है, ठीक, और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो एग्जिस्ट करता है वो मान लिया मैंने V दिया, ठीक। पोटेंशियल कलेक्टिंग सोर्स
और ये जो कलेक्टिंग सोर्स है इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ये जो पोटेंशियल है ना इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, कलेक्टिंग सोर्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस भी, एंड द अदर सोर्स एंड द अदर सोर्स लिखा गया, एंड द अदर प्लेट, ये जो दूसरा प्लेट है इसका नाम मैंने क्या रखा है डी, एंड द अदर प्लेट इज अर्थड ऑन विच नेगेटिव चार्ज, नीचे आप लोग को दिख रही है, अच्छा, ऑन विच नेगेटिव चार्ज, इसको मिटा लेते, देखिए बहुत इजी है, ऑन विच नेगेटिव चार्ज is developed near the surface, near the plate C, near the surface of the, ऐसे लिखिए, nearest surface of the plate C, D, of the plate D, due to electrostatic इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से क्या हुआ कि आपका प्लेट डी पे इसके जो नियरेस्ट ये सरफेस हो गई, तो थोड़ा दूरी हो जाएगा इससे, तो इसके नियरेस्ट सरफेस पे क्या हुआ कि नेगेटिवली चार्ज डेवलप हो गया, एंड ऑन द अदर हैंड पॉजिटिवली पार्ट डेवलप्ड, पॉजिटिवली चार्ज डेवलप्ड, तो उसके दूसरी तरफ क्या हुआ कि ये पॉजिटिवली चार्ज डेवलप कर गया। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज डेवलप कर गया तो नाउ आप लोग यहां पे दो फिर फॉर्मूला याद रखेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इफ पॉइंट लाइज नियर द सीट, अगर नियर द सीट हो तो उस केस में मैंने बताया था कि बराबर सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, ये आपका फॉर्मूला हो गया, और सिग्मा बराबर आप लोग यह भी याद रखेंगे कि ये क्यू बाई ए होता है, क्या होता है, क्यू बाई ए होता है, तो ये दो फॉर्मूला जानते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, आप लोग जानते हैं कि इप्सिलॉन बराबर सिग्मा बाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक आपका दो तरह का, यहाँ पे एक ये मीडियम वाला पोर्शन हो गया, एक आपका एयर वाला, तो बीच में जो आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक, इस बार यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करते हैं तो यहाँ पे अगर आप ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला बीच का पार्ट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर E1 होगा, जो कि आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर यही E2 व्हिच इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय दैट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इन दैट केस E2 बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर। इसमें एक इप्सिलॉन आर हम लोग को ऐड कर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर मीडियम आ गया, एक नया मीडियम आ गया, तो इसके वजह से अलग तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। तो इसलिए हम लोग क्या किए कि यहाँ पे एक इप्सिलॉन आर, जैसा कि हम लोग शुरू के डेफिनेशन में पढ़े थे कि कूलम्ब्स लॉ की वजह से जो आपका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस होता है, तो वहां पे हमने फॉर्मूला इन केस ऑफ एयर बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू q1 इनटू q2 बाय r स्क्वायर। बट वहीं पर मैंने बताया था अगर आपको कोई मीडियम दिया हुआ है तो वहां पे इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन r यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ये दोनों यूज करना पड़ जाता है, क्योंकि इप्सिलॉन r वहां पे चार्ज हो जाता है इप्सिलॉन, और इप्सिलॉन बराबर होता है इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन r, दोनों का प्रोडक्ट आपका यहाँ पे लिखना पड़ेगा, समझ गए? तो ये चीज आपको लिखना पड़ेगा इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन r। ये चीज अगर आप लोग समझ गए, ये क्यों हुआ ये आप लोग ये भी समझ गए क्योंकि यहाँ पे मीडियम है। अगर ये चीज समझ गए तो अब यहाँ पे फिर से हम लोग करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। दोनों प्लेट के बीच में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कैलकुलेट करूं तो क्या होगी। चलिए इस पार्ट को भी थोड़ा मिटा लेते, फिगर तो आप लोग बना ही दिया होंगे। अगर यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो यहाँ पे देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, अगर मैं इस चीज की बात करूं तो यहाँ पे कहेंगे V बराबर VC माइनस VD, और यहाँ पे ये जो वर्क डन सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली डिफाइंड एज वर्क डन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनाइट टू, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है तो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट है आपका D प्लेट D और फर्स्ट पॉइंट है आपका C मतलब प्लेट C, तो D टू C जो वर्क डन क्या है दैट विल बी VC माइनस VD, तो यहाँ पे VC माइनस VD हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे आप ऐसा जहां की जानते हैं कि ये आपका ये जो VC माइनस VD हुआ, तो यहाँ पे
ये जो VC है इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपका हो जाएगा E1 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां से यहां का डिस्टेंस अगर आप D लेते हैं तो ये बीच का डिस्टेंस से T सब्ट्रैक्ट हो जाएगी E1 की वजह से। यहाँ पे E1 माइनस D माइनस T होगा, क्योंकि जो इतने डिस्टेंस है यहाँ पर ये अप्लाई नहीं करेंगे फॉर्मूला, यहाँ पर तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं आएगी, तो इस चीज को हम यहाँ पे रिड्यूस कर लेंगे तो D माइनस T आ जाएगा माइनस। फिर यहाँ पे ये जो माइनस VT है, ये माइनस VT है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस यहाँ पे जो VT होगा ये आपका VT का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे VT बराबर हो जाएगा आपका E2 इंटू T, क्योंकि इसका पर्टिकुलर डिस्टेंस T है, इसका थिकनेस, और E2 आपका इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो ये E1 बराबर आप जानते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू D माइनस T माइनस E2 का वैल्यू आप लोग ये भी जानते हैं क्या, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू T विल बी T आफ्टर टेकिंग कॉमन फ्रॉम बोथ टर्म्स दैट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं ये दोनों टर्म में से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूं तो यहाँ पर D माइनस T हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, अच्छा सॉरी यहाँ पर एप्सिलॉन r भी बच गया, तो यहाँ पर हो जाएगा D माइनस T इंटू D माइनस T इंटू 1 माइनस D माइनस T, यहाँ पे बच गया D माइनस T माइनस T बाई इप्सिलॉन r माइनस T बाई इप्सिलॉन r, ये आपका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बच गया T माइनस। अच्छा ये बच गया, अगर हम यहाँ पे इप्सिलॉन सिग्मा बाई इप्सिलॉन D माइनस, इसमें से अगर मैं T कॉमन ले लूं तो मुझे क्या बचेगी 1 माइनस 1 बाई इप्सिलॉन r। तो यहाँ पे ये जो आपका आ गया ये क्या आ गया सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट D माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई इप्सिलॉन r, ये आपका फॉर्मूला इसका आ गया। अब जो है माइनस 1 VC माइनस VD ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब देखिए यहां तक आ गया ये, अब हम लोग को क्या करना है ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग को ये एक्सप्रेशन मिल गया, अच्छा सॉरी एक टर्म मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया, सॉरी ये टोटल वर्क डन है तो प्लस में होगा, ये VC माइनस VD जो है ना ये इस माइनस साइन ये रिप्रेजेंट नहीं करता, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल वर्क डन। तो एक वर्क डन यहाँ से यहाँ, एक वर्क डन यहाँ से यहाँ, तो दोनों वर्क डन ऐड हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, सॉरी भूल से लिखा गया। तो T माइनस T बाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, यहाँ पे होगा D माइनस T और उसके बाद ये प्लस, ये आपका प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस T कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन होगा। ये नीचे में जो है ना यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, E1 यहाँ नीचे का स्टेप अगर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे याद रखेंगे ये जो E1 है ना, E1 की जगह पे हमने सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट रखा है। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है तो अच्छा इधर लिख लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू D माइनस T प्लस सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन r इनटू T, ये मैंने यहाँ पे इसके नीचे में लिखा। उसके बाद ये ऊपर वाला सेंटेंस चल गया, लाइन पे देखिए। तो ये जो आ गया आपका, ये क्या आ गया, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है कैपेसिटेंस। तो इस बात को आप लोग यहाँ तक याद रखेंगे। अब जो है कैपेसिटेंस बराबर मैंने फॉर्मूला जो पढ़ाया है Q बराबर VC, दैट मींस C बराबर Q बाय, सो कैपेसिटेंस विल बी Q बाय V। अब यहाँ पे Q का वैल्यू तो Q ही है और V का वैल्यू अगर मैं ये रख दूं तो यहाँ पे कर सकते हैं Q बराबर, आप सिंपली जानते हैं क्या, सिग्मा इंटू ए, क्योंकि मैंने पढ़ाया है सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय, दैट मींस सिग्मा इज, बार बार मैं इसको रिपीट करके बोल रहा हूँ, सिग्मा रिप्रेजेंट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी व्हिच इज डिफाइंड एज टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। तो Q बाय ए हो गया, तो इसलिए मैं Q बराबर सिग्मा इंटू ए लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाय V विल बी सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट, तो इप्सिलॉन नॉट विल बी गो अपॉन द न्यूमरेटर और उसके बाद ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो इनटू, तो यहाँ पे हो गया क्या, सॉरी एक बार फिर से देख लेते हैं, Q और V का वैल्यू ये सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट और इनटू ये इसके वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा D माइनस T इनटू 1 माइनस 1 बाय इप्सिलॉन r, ये आ गया। तो यहाँ से सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गई और जो आपका रिमेन्स एक्सप्रेशन हो गया वो क्या बचा, A इनटू इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D माइनस T टाइम्स 1 माइनस 1 बाय इप्सिलॉन r व्हिच गिव्स फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। तो ये आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि कैपेसिटेंस इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर व्हेन देयर
एग्जिस्ट ए डायलेक्ट कंपाउंड डायलेक्ट्रिक बिटवीन देम, अगर दोनों के बीच में हैविंग थिकनेस टी एंड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट स्लैब विल बी इप्सिलॉन आर। तो अगर उसका कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि कोई दो पैरेलल प्लेट कंडेंसर जिसके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस डी हो और अगर बीच में कोई डायलेक्ट्रिक स्लैब रखा हो जिसकी आपका थिकनेस टी है और उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इप्सिलॉन आर है, तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि कैपेसिटेंस विल भी जो होगा आपका, ये आपका फाइनल जो फॉर्मूला आ गया वो आपका आ गया ए टाइम्स इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय इप्सिलॉन। इस दोनों को कैंसिल करके फ्रेश करके आप इसको एक बार लिख लेंगे, जगह नहीं है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। चलिए, तो ये हो गया आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए मैंने इसका दो केसेस मैंने डिस्कस किया। इससे पहले जब मैंने डिस्कस किया तो उसमें ये जो कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक था बीच में नहीं रखा गया था, ये बीच वाला पोर्शन नहीं था, ये हटा हुआ था। तो उस केस में कैपेसिटेंस बराबर आप जानते हैं कि सिंपली मुझे आया था क्या, उसका सिंपली हम लोग का फॉर्मूला जो आया था बहुत ही इजी हम लोग का फॉर्मूला था, जो कि आया था कैपेसिटी सी बराबर जो मेरा फॉर्मूला आया था वो आया था ए बाई डी इंटू इप्सिलॉन नॉट। उस बात को याद रखेंगे। अगर बीच में उसमें भी कोई मीडियम रख देते ना, अगर मीडियम रहता तो वहां पे ए बाई इप्सिलॉन नॉट जो है ना, इप्सिलॉन नॉट की जगह पे इप्सिलॉन आर भी इसमें मल्टीप्लाई कर लेते, समझिए। तो इस दो फॉर्मूला का आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, प्रूफ में आप लोगों को पूछेगा। तो मुझे लगता है प्रूफ खास कोई टफ था नहीं। अगर थोड़ी सी आप लोग यहाँ पे मेरा पहला लेक्चर जो मैंने जिसमें डिस्कस किया था इसके बारे में वो अगर आप समझ लेते तो। चलिए, अब जो आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, आज ही फिर डिस्कस करेंगे, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं सिलिंड्रिकल प्लेट के बारे में। कहने का मतलब ये हुआ अगर कोई प्लेट सिलिंड्रिकल हो, तो यहाँ पे कंडेंसर की बात करते हैं, अगर कोई कंडेंसर सिलिंड्रिकल हो तो उस वजह से जो आपका कैपेसिटेंस होगा उस सिलिंड्रिकल कंडेंसर का वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे सिलिंड्रिकल प्लेट। कभी कभी आप लोग को एग्जाम में पूछ सकता है सिलिंड्रिकल प्लेट या सिलिंड्रिकल कंडेंसर भी कह सकते हैं इसको, के वजह से जो कैपेसिटेंस क्रिएट होती है उसका एक्सप्रेशन हम लोग को ओपन करके दिखाओ। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कंडक्टर ले लेते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा ले लिए, ये मेरा हो गया और मेरा ये जो आ गया आपका देखिए, ये मान लीजिए मेरा सिलिंड्रिकल प्लेट है जिसकी लंबाई क्या है, एल। ये मेरा सिलिंड्रिकल प्लेट का लंबाई एल है और ये इसके बोथ साइड, ये मान लीजिए आपको कोई कंडक्टर का रोल कर रही है तो इसका मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज बोथ साइड है, तो डेफिनेटली रूप से इसके इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, फिर इस तरफ भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। फिर इसको हमने क्या किया, अर्थ कर दी, ठीक, अर्थ भी कर दी, समझिए। ये प्लेट सी का काम करेगा, ये आपका प्लेट डी का काम करेगा। ये आपका एक्सिस हो गया, दोनों क्या है, कोएक्सियली लाई कर रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको थोड़ा इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। लिखिएगा here L is equal to length of cylindrical plate, cylindrical plate, ये हो गया L। और इसके बाद इसमें खास कोई चीज दिया हुआ नहीं है। A is equal to एक और है, ये आप लोग लिख लेंगे, ये जो है ना ये इसका रेडियस है, ये विल बी द रेडियस ऑफ दिस सिलिंड्रिकल प्लेट। तो यहाँ पे लिखेंगे A is equal to, यहाँ पे लिखिए रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल प्लेट जो हो गया ए आपका, इसका रेडियस हो गया, और बी जो हो गया इनर सिलिंड्रिकल, लिखिएगा रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर, ये हो गया। और बी जो हो गया सिलेंडर, और बी जो हो गया रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर हो गया, आउटर सिलेंडर। मतलब ये हुआ कि ये जो आपका ये है ना, इसका रेडियस आपका बी है और ये छोटा वाला है ना, इसका रेडियस आपका ए है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक। अब देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे व्हेन द इनर
सरफेस इज कनेक्टेड टू ए सरफेस, अगर ये इनर सरफेस जो है इसको हम कनेक्ट करते टू ए सरफेस, प्लस क्यू चार्ज इज डेवलप्ड। अब मतलब यहाँ पे कोई कलेक्टिंग सोर्स है, हम कलेक्टिंग सरफेस कनेक्ट कर देते हैं टू ए कलेक्टिंग सरफेस, प्लस क्यू इज डेवलप्ड ऑन द सरफेस। तो इसके सरफेस पे क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, डेवलप कर जाएगा। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन फील्ड, इस प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, इसके नियरेस्ट जो प्लेट है उस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। फिर से लिखना, नीचे तो अब नजर नहीं आएगी आप लोग को, चलिए इसको मिटा लेते हैं। तो लिखना है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसी में लिखेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन inner of the inner surface due to electrostatic induction, negative charge is developed on both inner surface of the outer सिलेंडर। तो दोनों का दोनों जो ये आउटर सिलेंडर जो है थोड़ा सा बड़ा जो है, ये आप चाहे तो ऊपर बिगर भी लिख सकते हैं, सही रहेगा। तो ये जो बिगर सिलेंडर है इसके दोनों का इनर सरफेस में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से क्रिएट हो जाएगी। चलिए तो यहां पे लिखिए ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन बोथ इनर सरफेस ऑफ द बिगर सिलेंडर। दोनों बिगर सिलेंडर जो है उसके इनर सरफेस में नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा देन नीचे आप लोग को दिख रही है, नहीं दिख रही है, फिर से दिखेगा। देन एक मिनट रुक जाइए, इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जाना, यहाँ पे हम लोग को जो यहाँ पे यूज किया, हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे कि आप हर एक केस में देखेंगे, इससे पहले वाले में हम लोग जो दिए थे प्लेट के बारे में, प्लेट क्यों लिए थे ना, क्योंकि वहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करते थे तो वहां पे क्या होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेट शीट, मतलब शीट की वजह से नियर द पॉइंट मेरा ई बाय एप्सिलॉन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो उसी तरह से सिलेंडर की वजह से, सिलेंड्रिकल की वजह से अगर मैं कोई पॉइंट पी ले लिया और ये पॉइंट पी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, तो इस केस में क्या उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसके बारे में भी हम आपको मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया, उसका तो हम यूज करेंगे ही। तो सबसे पहले लिखेंगे द पोटेंशियल सॉरी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P बिटवीन टू सिलेंडर। दोनों सिलेंडर के बीच में अगर कोई पॉइंट मान लीजिए P है, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट करेगी उसके लिए आपको हमने फॉर्मूला पढ़ा दिया था, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डेल्टा बाई आर। ये क्या होगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सॉरी डेल्टा कहते हैं लैम्डा बाई आर। तो ये जो हो गया लैम्डा सॉरी ये आपका हो गया लैम्डा, तो लैम्डा बाय आर हो गया। तो ये जो आपका लैम्डा बाय आर है इसका फॉर्मूला जानते हैं, जहां कि आप लोग को मैंने पढ़ाया था कि लैम्डा बराबर जो होता है आपका प्लस क्यू बाय एल हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस क्यू बाय एल। ये क्योंकि आपका लैम्डा जो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। तो अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द चार्ज की बात करूंगा, क्योंकि मुझे तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकाल लेते तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। क्योंकि उसमें भी हम लोग सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालते थे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या करते थे, वहां पे जो ये फॉर्मूला है 1/2 पाई एप्सिलॉन टू लैम्डा बाय आर, इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते थे और फाइनल एक्सप्रेशन की तरफ चले जाते थे। तो सिमिलरली हम लोग इस फॉर्मूला को याद रखेंगे
कि E बराबर 1/2π इंटू लैम्डा बाई आर, और उसके बाद हम लोग चलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सिलेंडर्स। तो अगर दोनों सिलेंडर के बीच की बात हम करें पोटेंशियल डिफरेंस, तो V बराबर क्या रहेगा, V बराबर रहेगा पोटेंशियल, V जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस इज सिंपली वर्क डन in carrying a positive charge from one point to another point, that means plate D to plate C। तो यहाँ पे क्या रहेगा VC minus VD। अगर VC minus VD की मैंने बात किया तो ये VC minus VD जो होगा आपका टोटल का टोटल एज यू नो दैट। देखिए इसको तो मैं बाद में लिखूंगा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं पहले से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है माइनस dV dr होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि dV बराबर जो होगा माइनस E dr होगा, ये भी बात आप लोग जानते हैं। तो अगर ये आप जानते हैं तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। और पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट लाइक क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात अब फिर मैं आपको बताता हूं। ये आपका जैसे कि हमने इससे पहले जब भी निकालते थे तो वहां पे क्या आता था, E इंटू डी आता था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में आपका टोटल का टोटल क्या आता था, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग फाइनल एक्सप्रेशन लाते थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी कुछ उसी तरह से आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा E, यहाँ पे ये चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर माइनस E dr आ गया, यही ना, dV बराबर आपका चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो माइनस E dr आ गया। लेकिन मुझे टोटल का टोटल चाहिए, तो वो आपका कहां से कहां होगा, R इज इक्वल टू B। अगर मैं बात करूं यहां से R इज इक्वल टू B टू A, आपका पॉइंट A यहां पर है और यहाँ पे B है, तो यहाँ से यहाँ A है और यहाँ से यहाँ B है, तो B यहाँ से B से A तक जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं फ्रॉम R इज इक्वल टू B टू A, और ये जो आपका है क्या आ गया माइनस E dr, ये dV, यही ना डेल V जो दोनों का चेंज है ना, यही पोटेंशियल डिफरेंस जो करता है, इसलिए मैंने इसको माइनस E dr लिख दिया, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है, अगर इस चीज को आप समझ गए फ्रॉम R इज इक्वल टू B टू A माइनस E dr, तो आप बहुत ही छोटा चीज इसमें लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं है। देखिएगा अब क्या है, सो V इज इक्वल टू ये जो आपका है माइनस E, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, और E बराबर आप जानते हैं ये R इज इक्वल टू B टू A है, और ये E जो है आपका क्या है 1/2πε0 इंटू लैम्डा बाई आर होता है इंटू dr। अब यहां से क्या है कि सारा का सारा जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लेते हैं, तो लैम्डा बाई 2πε0 इंटू इंटीग्रेशन 1/r विथ रिस्पेक्ट टू R फ्रॉम R इज इक्वल टू B टू A। अब ये 1/r का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है ln r हो जाएगा, ln मतलब log r टू दी बेस c, ऐसे समझिए जाता है, ln r समझिए 2πε0। अब ये 1/r का जो इंटीग्रेशन होता है log r टू दी बेस e होता है, या उसी को हम लोग log r टू दी बेस e को हम लोग ln r भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ln r। और ये कहां से कहां r इज इक्वल टू b टू a। अब हम इसमें a रखेंगे फिर आकर के b रखेंगे, अब इसको मिटा ले। अब देखिए ये मैंने यहाँ पे सारा टर्म को बाहर क्यों किया, क्योंकि कांस्टेंट है, और ये r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, तो r का फंक्शन ही ना अंदर रखेंगे, तो यहाँ पे आ गया माइनस लैम्डा बाई 2πε0, इसको एक साथ रख लिए, इनटू ये होगा ln a माइनस ln b, और ये ln a माइनस ln b बराबर ln a बाई b, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली माइनस लैम्डा बाई 2πε0 इनटू ये, इसमें से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये इसको हम बना लेते हैं ln b बाई a, मतलब ये जो है ना इसमें माइनस कॉमन लेते हैं, ln b माइनस ln a, और ln b माइनस ln a मतलब क्या हो गया ln b बाई a, और उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो टोटली अगर मैं बात करूं तो मेरा जो फाइनल एक्सप्रेशन मुझे मिला वो क्या मिला, लैम्डा बाई 2πε0 इनटू ln b बाई a। ये किसका फॉर्मूला हो गया, v बराबर फॉर्मूला हो गया, मींस दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन देम का फॉर्मूला हो गया। अब अगर इस चीज को समझते हैं तो अब यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस निकालना तो काफी इजी है। देखिए कैपेसिटेंस बराबर हम लोग क्या निकालते हैं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर मतलब है कि इससे कैपेसिटेंस है, तो आप ऑलरेडी जानते हो कि C बराबर आपका Q बाई V होता है, और Q का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे सिग्मा के फॉर्म में चर्चा करूँ तो सिग्मा ही लिखे, बट यहाँ पे Q बराबर लैम्डा इंटू एल यूज करेंगे। लैम्डा इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी की बात हो रहा है ना, लैम्डा ये अंदर ही आ रहा है, इसलिए हमने इसका यूज किया। और V बराबर क्या होगा लैम्डा बाई 2πε0, तो 2πε0 ऊपर चले जाएगी और नीचे में क्या बन जाएगी ln b बाई a। तो यहाँ पे क्या होगी फिर लैम्डा लैम्डा कैंसिल, और फाइनली वी गेट l टाइम्स 2πε0 डिवाइडेड बाई ln b बाई a।
दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल प्लेट और कंडेंसर। ठीक, तो सिलेंड्रिकल प्लेट कंडेंसर बोलिए, उस केस में आपका L टाइम्स 2 पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय ln b बाय a आ जाएगी फॉर्मूला। चलिए, तो यहां तक आप लोग समझ गए। चलिए, तो इसी के साथ फिर हम एक टॉपिक और इसी में डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद आपका जो होगा ये टॉपिक खत्म हो जाएगी। तो अब ये लास्ट टॉपिक क्या है, जरा इसको भी देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है इसमें स्फेरिकल कंडेंसर की चर्चा करेंगे। ये स्फेरिकल कंडेंसर क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, स्फेरिकल कंडेंसर काफी है, तुरंत हो जाएगा, बस थोड़ा सा क्लास है उसको देख लीजिए। स्फेरिकल कंडेंसर देखिएगा, एक मिनट ब्लैक को लग लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई स्फेरिकल कंडेंसर है, स्मॉलर वाला है, ये आपका बड़ा वाला है, इसका सरफेस, इसका रेडियस भी है, और छोटा वाला का हमने ये मान लिया। और ये जो आपका ये स्मॉलर वाला है, इसका जो है आपका इस पे प्लस चार्ज इसके सरफेस पे है, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो बड़ा वाला है उसके इनर में नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन, तो उतना चीज हम लोग लिखेंगे ना, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे लिख लीजिए, हेडिंग का नाम क्या है, स्फेरिकल कंडेंसर। लिखिएगा, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर। क्या हो गया, कंडेंसर। तो देखिएगा, यहां पे लिख लीजिएगा, ए बराबर आपका क्या है, रेडियस ऑफ इनर स्फीयर। बी बराबर क्या हो गया, रेडियस ऑफ आउटर स्फीयर। ये जो आउटर स्फीयर है इसका क्या हो गया, ये रेडियस हो गया। तो यहां पे अगर मैं ना पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो V बराबर VC, ये आपका जो अंडर वाला प्लेट है इसको यहां पे कर दीजिएगा कि V बराबर जो होगा वो क्या होगा, वर्क डन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बिगर सरफेस आउटर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर टू द सरफेस ऑफ इनर स्फीयर। तो ये आपका इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे V बराबर जब जानते हैं, लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, वर्क डन इन कैरिंग, ये तो डेफिनेशन है, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम आउटर सरफेस टू outer surface of big sphere to the inner surface of outer surface of the big sphere inner surface of a small sphere। ये हो गया, दैट मींस यहां पर नीचे आप लोग को दिख रही है ना, इसको अगर मैं बात करूं भी ये वर्क डन हो गया। और अगर ये वर्क डन हो गया तो यहाँ पे V बराबर आप क्या बोलेंगे, सिमिलरली जहां जिससे वहां पे होता था R बराबर V2, ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, EDR आ जाएगी। अगर ये EDR आ जाएगी तो आप यहाँ पे ये भी जानते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा, इस पिस्टल से मिटा लेते, रब कर लेने के बाद आपको स्पष्टता हो जाएगी। ये यहां तक समझ गए। अब ये वाला पार्ट हम लोग मिटा लेते हैं, देखिएगा एक लाइन और है, बस हो गया, खत्म है। ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ईडीआर। अब जो है आप ई बराबर आप ऑलरेडी जानते हैं, ये तो स्फीयर की वजह से ये क्या हो गया, आप इसकी वजह से जानते हैं 1/4 इनटू q बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पे r है तो 1 बाय ई बराबर जानते हैं 1/4 q बाय r स्क्वायर। तो हमने q को बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय r स्क्वायर ले लिया, r इक्वल टू v2 a dl, ये कर लिया। अब इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो 1/4 इनटू q, और ये जो आपका आया है यहाँ पे 1/r स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, -1/r। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -1/r फ्रॉम r इज इक्वल टू v2a। अब यहाँ पे a पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/4 इनटू q -1/a माइनस प्लस 1/b। तो ये जो आपका आ गया 1/b -1/a।
चलिए इसको रब कर लेते हैं। तो ये आपका आ गया Q बाई 4πε0 इंटू 1/b माइनस 1/a। ये आपका आ गया क्या, वर्क डन, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे वर्क डन हो गया किसका, फ्रॉम आउटर सरफेस टू इनर सरफेस। जो आपका कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज हुआ वो कैरी करने में जितना वर्क डन किया गया वो Q बाई 4πε0 इंटू 1/b माइनस 1/a हो गया। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस निकला है, हम लोग जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, Q बाई b, और Q का वैल्यू हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इस टर्म में हम लोग को कुछ खास मिला नहीं है, तो हम लोग चाहे तो Q को Q ही रहने दे सकते हैं। तो Q को Q ही रहने देते हैं, यहाँ आप लोग को दिख रही है। चलिए तो Q को Q ही रहने देते हैं और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो Q बाई 4πε0 तो ऊपर चले जाएगी और ये क्या आ गया 1/b माइनस 1/a, ये आ गया। अच्छा ये एक चीज लगता है कि गड़बड़ हो रहा है हम लोग का, 1/b माइनस 1/a माइनस 1/b होना चाहिए। ओ अच्छा, एक माइनस वहां पे माइनस ईटीआर ना होता था, सॉरी, वहां पे फॉर्मूला जो होता था माइनस ईटीआर ना आता था। यहाँ पे जो लिखे थे ना एक बार उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। नीचे में जो लिखे थे ना इंटीग्रेशन फ्रॉम r इक्वल टू b/a और माइनस ईटीआर हुआ, वहां पर ईटीआर मैंने लिख दिया था तो वहां पे माइनस लगा दीजिएगा। तो माइनस ईटीआर की वजह से हुआ, तो ये माइनस माइनस प्लस 1/a, तो ये हो जाएगा आपका सारा का सारा चिन्ह बदल जाएगा। ये तो माइनस रहने दीजिए, एक माइनस यहाँ लगा दीजिए, एक माइनस यहाँ लगा दीजिए, एक माइनस यहाँ लगा दीजिए, फिर एक माइनस ये आपका यहाँ इसमें लगा दीजिए, ये माइनस इसी के अंदर आप डाल दीजिए। ठीक, तो 1/a माइनस 1/b, फिर यहाँ पे a और यहाँ पे b आ जाएगी। और फाइनल अगर आप इसको कैलकुलेशन करें तो क्यू कैंसिल, सो ऊपर में चल जाएगी ba या ab, जो भी लिखना लिखिए, और डिवाइडेड ab इंटू 4πε0 इंटू नीचे में क्या देंगे b माइनस a। तो टोटल का टोटल अगर आप देखिए तो ये जो आ गया कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर वो आ गया AB इंटू 4πε0 डिवाइडेड बाय b माइनस a, वेयर b इज द रेडियस ऑफ आउटर स्फीयर एंड a इज द रेडियस ऑफ इनर स्फीयर एंड एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं ऑलरेडी। ठीक, चलिए तो यहां तक आपका मुझे लगता है कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर की कहानी समाप्त हो गई। अब जो हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा, तो आपका कंप्लीटली रूप से कैपेसिटेंस का जो डिफरेंट केस में हम लोग कंबाइंड लेते थे वो सारा का सारा कवर हो गया। अब जो हम लोग का क्लास होगा नेक्स्ट क्लास, उसमें मेनली रूप से डिस्कस करना है कॉम्बिनेशन ऑफ या ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर। अगर हम लोग मोर देन, जैसे कि यहाँ पे देख रहे थे हम लोग कंडेंसर या कैपेसिटर का यूज क्यों करते थे, तो उसमें आपने देखा था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग चार्ज को स्टोर करने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते थे। तो कभी कभी क्या होता कि मुझे जितना चार्ज को स्टोर करना है तो हर एक के लिए कैपेसिटर बना करके रखना पॉसिबल नहीं है। अब जैसे मान लीजिए किसी के लिए कभी किसी का 2 कभी 3 मैंने अलग अलग डिफरेंट वैल्यू के लिए मुझे कैपेसिटर चाहिए। तो किसी का मान लीजिए 2 वोल्ट मीटर 2 वोल्ट कॉलम मुझे चाहिए, किसी के लिए 1.5 चाहिए, किसी के लिए 3 चाहिए। तो ये जो अलग अलग यूनिट में है ना, तो इतना मैग्नीट्यूड में हम लोग अलग अलग कंडेंसर नहीं बना पाते हैं। तो उसके लिए हम लोग उसका ग्रुपिंग करना सीखते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं और उसी के हेल्प से हम लोग ग्रुपिंग करना सीखते हैं। तो वही चीज अब हम लोग सीखेंगे कि ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर क्या होता है। जस्ट लाइक किस तरह से पढ़ना है, सिमिलर एज हम लोग को पढ़ना है जिस तरह से हम लोग नीचे क्लास में पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ या ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस इन डिफरेंट केस सीरीज पैरेलल में, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग कंडेंसर भी ग्रुपिंग करते हैं, इन सीरीज में करते हैं, इन पैरेलल में करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग का क्लास खत्म हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। चलिए थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर और कैपेसिटर इन डिफरेंट केसेस। चलिए बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में फिर मैं फिजिक्स के लास्ट टॉपिक का डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था। कैपेसिटर में हम लोगों ने डिफरेंट केस में एज ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर, पैरेलल प्लेट कंडेंसर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज टेकन इन मिडल ऑफ देम, इसके बाद स्फेरिकल प्लेट कंडेंसर, इन डिफरेंट केस में हम लोगों ने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिफरेंट ऑब्टेन किए। बट हम लोग को इस क्लास में जो ऑब्टेन करना है वो मेनली रूप से डिस्कस करना है ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर के बारे में। जैसा कि आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, सिमिलर है यहाँ पे भी हम लोग स्टडी करेंगे, बस फॉर्मूला का डिफरेंस हो जाता है और मेनली रूप से फॉर्मूला का रिवर्स हो जाता है। जो यहाँ पे हम लोग पैरेलल में जिस तरह से फॉर्मूला लगता है यहाँ पर वो सीरीज में आ जाता है, जो यहाँ पे हम लोग सीरीज में पढ़ते हैं वो यहाँ पे
पैरेलल में पढ़ लेते, बस सिंबल का तो फर्क है, यहाँ पे आर और यहाँ पे कैपेसिटेंस है तो सी, या कंडेंसर है तो सी। चलिए तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर। आज का क्लास क्या, ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर में पैरेलल, इनके सब पैरेलल, इसको बोलिए पैरेलल कैपेसिटर कंडेंसर लिखिए। क्या लिखेंगे, एक पैरेलल कंडेंसर या कैपेसिटर। इस केस में क्या होगा इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। एक मिनट रुकिए, ब्लैक पेन लेते हैं, देखिएगा ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन लिखने बोल गई सॉरी, ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर। तो सबसे पहले पैरेलल वाला में हम लोग क्या सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए पैरेलल वाला का केस क्या होता है वो मैं आपको सबसे पहले फिगर से ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज सारा का सारा आप लोग को सेम ही मिलेगा। डिफरेंस क्या है कि पैरेलल प्लेट में जो होती है ना